नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विष्णु नांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 रिवीजन क्लासेस हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर की क्लास। 8 नंबर की क्लास यानी इससे पहले हम लोगों की 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 7 ही क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग 8 नंबर की क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे 360 डिग्री सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप पूरी क्लास में अंत तक बने रहें। और इस क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप लोग सर्च से जुड़ना चाहें तो सर्च बॉक्स में लिखना होगा उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर, जहां पर प्रतिदिन क्विज होती है, वहां पर भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है। विचरण गुणांक का मान क्या होगा? मतलब यहाँ पर आप लोगों से विचरण गुणांक पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे प्यारे दोस्त जो होते हैं वो मैथ को देखकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डरने वाले नहीं, बस आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया विचरण गुणांक, विचरण गुणांक कैसे निकाला जाएगा? तो विचरण गुणांक निकालने के लिए प्यारे साथियों आप लोगों को कंसेप्ट याद होना चाहिए कि विचरण गुणांक निकाला कैसे जाता है। विचरण गुणांक प्यारे साथियों प्रतिशत में होता है। और विचरण गुणांक कैसे निकलता है? तो मानक विचलन, मानक विचलन उसके डिवाइड में अगर आप करते हो माध्य को, मानक विचलन बटे माध्य और मल्टीप्लाई 100 यदि आप करते हो तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं विचरण गुणांक आपके पास निकल कर आ सकता है। और ये जो उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों वो प्रतिशत में होगा। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में होता है दोस्तों। मानक विचलन, अब यहाँ पर आप आराम से विचरण गुणांक निकाल सकते हैं। मानक विचलन आपको दिया गया है 7 और अपॉन माध्य भी आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चंस में 21 और मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों 100 और ये जो भी वैल्यू आएगी आएगा प्रतिशत में। तो यहाँ पर बराबर में इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं 7 3 जा 21 और 3 का जब आप 100 में डिवाइड करोगे प्यारे साथियों तो 33.33% जो आएगा ये होगा आप लोगों का विचरण गुणांक। विचरण गुणांक आपका निकल कर आ जाएगा। तो साथियों चीजें बड़ी आसान है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा सी वाला आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? मतलब यहाँ समझने वाली बात है आपके सामने। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। x एक सम संख्या है, अब वो सम संख्या कोई सी भी हम लोग मान सकते हैं। माना कि x वाली जो सम संख्या है वो 2 है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी प्यारे दोस्तों? x यानी माना कि जो भी यहाँ पर सम संख्या है तो x अगर 2 है तो अगली विषम संख्या लाने के लिए 2 में यदि हम 1 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 बनता है। तो कहने का मतलब जो भी x सम संख्या है उस x वाली संख्या में यदि हम जोड़ देते हैं 1 तो हमारे पास निकलकर आ जाता है अगली विषम संख्या, यानी x प्लस 1 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, x प्लस 1 अगली विषम संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप सभी को आंसर देने की कोशिश करना है दोस्तों, और पूरी क्लास को आखिरी तक देखना है दोस्तों। आगे करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस क्लास को करने से आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर √2 मल्टीप्लाई √3 का घातांक रूप क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, घातांक एवं करनी से ये प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, रूट के अंदर √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 आप करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा रूट का 6। यहाँ पर निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों रूट का 6 बनेगा, और यहाँ पर √6। अब आप लोगों को क्या करना होगा, कोई भी दुनिया का नंबर अगर है उस पर करनी लगा है नॉर्मल, तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2, और इस पूरे पर फिर से करनी लगा है प्यारे साथियों। 6 के ऊपर जो पावर रूट लगा है इसका मतलब 6 की पावर 1/2, और फिर से यहाँ पर इस पूरे की पावर रूट लगा है, इसका मतलब 1/2 होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पावर की भी पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 6 की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 1/2 से होगा। तो साथियों इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा, 6 की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 1/4 बनेगा, यानी 6 की पावर 1/4 आपका राइट उत्तर होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यदि 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होगा, और 3/5 की पावर -6 इक्वल टू होगा 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी घातांक करने वाला रूल हम यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3/5, और प्यारे साथियों इस पूरे की पावर लगा है 3 मल्टीप्लाई 3/5, और इस पूरे की जो पावर लगा है -6, और इसके बराबर में जो लिखा है प्यारे साथियों ये लिखा है 3/5, और इस पूरे की पावर बनेगा 2x - 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात है साथियों, ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है यानी समान है। तो जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, और जो इनकी पावर है 3 में ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा -6, और इक्वल टू यानी बराबर में बचेगा 3/5 की पावर 2x - 1। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो आप बेस से बेस खत्म कर सकते हैं, यहाँ दोनों साइड आधार जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर घाते भी बराबर हो जाएंगी। आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा, यानी कि 3 - 6, और घात बराबर हो जाएगी इसके 2x - 1। यहाँ पर -3 माइनस नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये तो प्लस का 3 होगा, यानी 3 - 6, यानी कि बड़ा नंबर माइनस का है तो यह बड़े में छोटा घटाएंगे, लेकिन -3 यहाँ पर बनेगा, और -3 के बराबर होगा 2x - 1। अब आगे आप लोगों को क्या करना होगा साथियों, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं इसका। यहाँ पर 2x को x साइड करना होगा, और बराबर ये -3 की साइड आप लोग -1 को लेके जाओगे तो ये +1 बनेगा। यहाँ पर 2x इक्वल टू -3 + 1, इसका मतलब -2 होगा प्यारे दोस्तों, और x का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ -2/2, और यह 2 से 2 कैंसिल आउट 1 टाइम होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर x इक्वल टू जो बनेगा प्यारे साथियों -1 बनेगा, यानी इस x का जो वैल्यू आएगा -1, और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे साथियों C होगा, C नंबर, C वाला ऑप्शन -1। तो प्यारे दोस्तों बहुत सारे मेरे भोले वाले साथी क्या समझते हैं कि वो मेहनत तो करते नहीं। प्यारे दोस्तों अगर मैथ रीजनिंग मजबूत करना है तो रेगुलरिटी आप बनाइए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैथ रीजनिंग की आपने प्रैक्टिस ना की हो। प्यारे दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैथ रीजनिंग इतना आसान भी होता है। प्यारे साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में लिखा है प्यारे साथियों, अनुक्रम 29, 28, 65, 126 की अगली संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ पर जो डैश डैश दिखा है प्यारे दोस्तों, इसके स्थान पर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर ये एक सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज में लुप्त संख्या पता करना है। तो प्यारे साथियों यहाँ 2 से 9 कब बना होगा, 9 से 28 कब बना होगा, 65 कब बना, और ये 126 कब बना, और यह इसी प्रकार अगला बनेगा, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये 2 कब बना, तो प्यारे साथियों यहाँ पर अगर मैं करूँ 1 का क्यूब और प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 2 बनता है। और ये 9 कैसे बना होगा प्यारे साथियों, ये बना है 2 का क्यूब और प्लस 1 करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 होता है प्यारे दोस्तों, 8 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 बनता है। इसका मतलब यदि आपको सीरीज समझ में आ जाती है कि सीरीज में स्टार्ट कैसे हुई है, तो आगे भी हम लोग पता कर सके। यहाँ पर पहले 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब, और सब में 1 1 प्लस किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों 3 का क्यूब हम लिखेंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 27। 3 का क्यूब होता है और प्लस 1 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 21 जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब करने से और प्लस 1 करने से 64, 4 का क्यूब होता है प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 65 बनेगा। आगे में अगर और आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर 5 का क्यूब की अब बारी है प्यारे दोस्तों। 5 का क्यूब यहाँ पर करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे यानी 125 और प्लस 1 यानी प्यारे साथियों 126 भी हमें दिया है यहाँ सीरीज में। अब अगली बारी किसके क्यूब की है प्यारे दोस्तों, तो 6 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 216। 6 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 217। 217 जो अगला अनुक्रम होगा प्यारे साथियों वो होगा 217 और 217 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा गया वॉल्यूम, यानी प्यारे साथियों घनाभ का आप लोगों से पूछा गया आयतन। तो प्यारे साथियों मैं वॉल्यूम का आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई और मल्टीप्लाई हम लोग ऊंचाई यदि करते तो हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आता है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लंबाई अनुपात चौड़ाई रेशो ऊंचाई हमें यहाँ पर दिया गया है। यानी कि प्यारे साथियों में अगर बात करूँ लंबाई का रेशो 19, चौड़ाई का 11 और यहाँ पर ऊंचाई का रेशो 13 है। अब आगे क्या दिया है, रेशो चलो आपको दिया है, उसके बाद क्या दिया है इस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो 30 सेंटीमीटर है इसके बराबर हम क्या रखें, तो प्यारे साथियों 30 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसका मतलब लंबाई और ऊंचाई का अंतर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया। तो लंबाई और ऊंचाई के रेशो का अंतर कितना है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 6 यूनिट का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रेशो का मान 30 आप लोगों को दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1 यूनिट का मान निकाल लोगे यानी कि 30/6 करोगे और 6 से ऊपर डिवाइड करोगे 30 को तो 5 सेंटीमीटर 1 रेशो का मान आए। तो प्यारे साथियों इस घनाभ की लंबाई भी आप निकाल सकते हैं। लंबाई कब निकलेगी प्यारे साथियों, जब एक रेशो के मान का गुणा आप लंबाई यानी 19 से करोगे, 19 पंज आपका 95 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई बनेगी। इसी प्रकार आगे बात करूं मैं इस घनाभ की चौड़ाई क्या होगी, तो इस घनाभ की चौड़ाई होगी 11 मल्टीप्लाई 1 यूनिट के मान का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो यहाँ पर बनेगा 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है प्यारे साथियों ऊंचाई वो कितने यूनिट है, तो वो 13 यानी 13 यूनिट है और मल्टीप्लाई 1 यूनिट से करेंगे यानी 5 से तो 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर आपके पास निकलकर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना होगा प्यारे दोस्तों,
अब आप लोगों को यहाँ पर निकालना है आयतन, तो आप सिंपली आयतन निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई है 95 मल्टीप्लाई 55 इसकी चौड़ाई है, मल्टीप्लाई करोगे 65 से, तो इसका वॉल्यूम निकलकर आपके पास आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो ये मल्टीप्लाई करने पर जो आपका उत्तर आएगा वही आपका आंसर फाइनली होगा। तो इसे मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो 33, 96, 25 वॉल्यूम आपके पास निकल कर आएगा 33, 96, 25। ये आप लोगों का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आपका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो बड़े आसान तरीके से एडवांस को भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला मात्र आप लोगों को याद होने चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, 776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? मतलब यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप आप लोगों से पूछा है प्यारे साथियों। और त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है प्यारे साथियों सभी भुजाओं का योग। माना कि त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी आप लोगों को रेशियो में दी गई हैं, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि एक भुजा 3x होगी, दूसरी भुजा 4x होगी और तीसरी भुजा 5x होगी। प्यारे साथियों, जो इस ट्राइंगल का परिमाप होगा वो होगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो यहाँ पर प्यारे साथियों 5 4 9, 9 माइनस 3 होता है 12x इसका परिमाप होगा, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्राइंगल है ये त्रिभुज है कौन सा, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है प्यारे साथियों, क्योंकि जो इसमें भुजाओं का रेशियो दिया गया ये आपकी ट्रिप्लेस, अगर आप लोगों ने एडवांस मैथ पढ़ा है और अगर ट्रिप्लेस आपने पढ़ा है तो प्यारे साथियों जो ट्रिप्लेस पहली ही ट्रिप्लेस 3 4 5 ये वाली ट्रिप्लेस आपको रेशियो में दी गई है। तो प्यारे साथियों ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये तो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने सबने देखा होगा, अच्छे से समझते होंगे। ये वाली भुजा होगी प्यारे साथियों 5x होगी, कर्ण के सामने हो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण के सामने लंब होगा 4x और बची हुई भुजा 3x। आप लंब और आधार किसी को भी मान सकते, बाकी कर्ण आपको सही मानना आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल दिया तो प्यारे साथियों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एरिया हमें दिया यानी 777 और उसके बाद 6 इक्वल टू करेंगे 1/2, इस ट्राइंगल का जो बेस है प्यारे साथियों 3x लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसका हाइट जो होगा 4x होगा। अब आपको क्या करना होगा, ये 2 से ये 4 डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 बनेगा और x मल्टीप्लाई x करोगे प्यारे दोस्तों x स्क्वायर बनेगा। आपको यहाँ पर 776 ये एरिया इसके बराबर लिख लेना है और यहाँ पर x स्क्वायर को इधर रखेंगे और 776 के डिवाइड में चला जाएगा हमारा 6। तो प्यारे साथियों जब इसे आप 6 से डिवाइड करोगे 6 1 जा 6, यहाँ पर 1 बचा, 6 दूनी 12, यहाँ पर बचा प्यारे साथियों 5 और यहाँ पर होगा 6 नमे की 54, 6 नम 54 या 9 टाइम होगा और 54, यहाँ पर बचेगा 3 और 6 छंग होगा प्यारे साथियों 36। तो यहाँ आप समझ सकते हैं जो हमारे पास x स्क्वायर निकल कर आएगा वो आएगा 1296, 1296। अब आप लोगों को क्या करना होगा साथियों, आप स्क्वायर हटाओगे तो जब एक साइड से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा 1296 पे, 1296 पे आप यहाँ पर रूट लगा दोगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और x इक्वल टू आप लोगों को करना होगा 1296 का जब आप रूट हटाओगे प्यारे साथियों तो ये है 36 का वर्गमूल, ये 36 का वर्गमूल है साथियों। जल्द हम ये वाला सेशन भी शुरू कर देंगे यानी बेसिक वाला,
जिसने बेसिक पढ़ा है प्यारे साथियों, बहुत मजबूती के साथ आपको समझ में आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 36। अब हमसे पूछा है परिमाप, यहाँ पर लिख रहा हूं प्यारे साथियों, परिमाप जो था इस त्रिभुज का वो था 12 × 12x। इसका जो परिमाप था प्यारे साथियों 12x था। 12 गुणा x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 36, और जब हम लोग करेंगे 36 का मल्टीप्लाई तो परिमाप इक्वल टू 12 छंग होगा 72, 7 कैरी होगा 12 36, और यहां पर 36 और 7 जोड़ोगे प्यारे साथियों तो यहां पर बनेगा 43, यानी कि इसका जो परिमाप निकल कर आएगा इस ट्राइंगल का वो निकल कर आएगा 432 सेंटीमीटर। 432 सेंटीमीटर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है प्यारे साथियों। कोई धनराशि 7 साल में 2 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि माना कि 1 रुपया था, 2 गुने का मतलब होता है प्यारे साथियों 2 रुपये बन जाना, और इसको 2 रुपये बनने में टाइम जो लगा प्यारे साथियों 7 वर्ष लगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो बड़ा आसान है प्यारे दोस्तों, 1 रुपया 2 रुपया बन गया यानी दुगना हो गया 7 साल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या है प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फिर से ये 2 रुपया, 1 का 2 गुना 2 हुआ, फिर 2 का 2 गुना, ये 2 रुपया भी आप लोगों का 2 रुपये 2 गुने हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 4 रुपये बन जाएंगे प्यारे साथियों। फिर से इसे 4 रुपये बनने में 7 वर्ष लगेगा। मतलब प्यारे साथियों यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भी राशि जितने गुना हुई उतने ही सालों में पुनः वह राशि अगली 2 गुना हो जाएगी। आगे में अगर बात करूं, ये 4 रुपया था प्यारे साथियों, ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 8 रुपया बन जाएगा, और फिर से इसे जो 8 रुपये बनने में टाइम लगेगा वो 7 ईयर लगेगा, यानी 7 वर्ष लगेगा। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, ये 1 रुपया 8 रुपया हो गया, और 1 का ये कितना गुना बना प्यारे दोस्तों, तो ये 8 गुना बना, और इसे 8 गुना बनने में कितना टाइम लगा, तो 7 + 7 + 7, 7 3 टाइम यानी 3 बार के 7 का टाइम यहाँ पर लगा है। तो 21 वर्ष में ये जो धनराशि थी 1 रुपया, ये 8 गुना हो जाएगी, यानी 21। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। प्यारे साथियों बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी समझ में आया तो दोबारा इसको पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, यदि सेलेक्ट को PBIBZQ कोडित किया जाता है तो साइंस का कोड क्या होगा। मतलब यहाँ पर जिस सांकेतिक भाषा में सेलेक्ट को ये लिखा गया, साइंस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो सेलेक्ट लिखा है SELE, सेलेक्ट जो लिखा है इसको लिखा गया PBIB, उसके बाद है प्यारे दोस्तों Z, फिर लिखा है Q। तो ये वाला जो कोड भाषा यहाँ पर जो अप्लाई होगी वही कोड भाषा यहाँ पर अप्लाई आगे हम लोग करेंगे साइंस में। ACIENCE, इसमें भी यही कोड भाषा यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है। जैसे S19 यानी 19 नंबर पर होगा, E5 पर, L12 पर, E5 पर, C3 पर, T20 पर। आगे फिर क्या करना है, P16 नंबर पर, B2 नंबर पर, I9 पर होता है, B2 पर होता है, Z26 पर, ये 17 नंबर पर प्यारे साथियों होता है। अब आपको क्या करना हुआ, 19 से 16 लिखा गया मतलब -3 किया, फिर यहाँ 5 से 2 लिखा गया मतलब -3,
12 से 9 लिखा गया मतलब -3। इसका मतलब हमें समझ आ चुका है कि सभी अक्षर से माइनस किए गए 3 तो यहाँ साइंस के सभी अक्षरों से भी हम लोग 3 माइनस कर देंगे। तो इसके लिए साइंस में जैसे एस 19 में से 9 जाता है प्यारे साथियों, तो यहाँ 16 16 और 16 का मतलब पी यहाँ पर होगा। तो पी यानी ऑप्शन नंबर डी तो आपका तुरंत गलत हो जाता है। सी 3 नंबर पर होगा, सी 3 नंबर पर 3 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी -3 करेंगे, यहाँ पर भी -3 करेंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा प्यारे साथियों। और 0 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जेड, 0 का मतलब होगा जेड। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका गया। अब या तो ए होगा या बी होगा। आगे चलते आई 9 नंबर पर होता है, 9 - 3 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 और 6 का मतलब होता है प्यारे साथियों एफ। तो यहाँ पर एफ वाला यानी कि प्यारे साथियों बी भी आपका गलत हो जाता है। आपका डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते ए वाला ऑप्शन। एग्जाम में आप बहुत कम समय में आंसर ला सकते हैं। अब आगे और चेक कर लेते हैं प्यारे साथियों, जैसे 5 नंबर पर होता है -3 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 2 का मतलब बी होगा। यहाँ पर ये 14 पर होता है, 14 नंबर पर होता है -3 करेंगे तो 11 मतलब के होगा। यहाँ पर सी 3 पर होगा और 3 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और 0 मतलब फिर से जेड होगा। और यहाँ पर ई 5 नंबर पर होता है -3 करेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ भी 2 बचेगा और 2 का मतलब होता है बी। तो इस प्रकार पी जेड एफ बी के जेड बी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप लोगों को रीजनिंग का ये प्रश्न सोल्व करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये एक सारणी दी गई है और इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे साथियों इसमें सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये बाकी नंबर्स पर क्या हुआ। तो यहाँ पर प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हुआ क्या यानी कंसेप्ट क्या, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो फिर तो हर कोई इसे बना देता है। प्यारे साथियों इसमें यही समझना जरूरी होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि कहीं ना कहीं ऊपर 6 3 4 इनसे 8 कब बना होगा। यहाँ पर इसी प्रकार 8 2 3 इनसे 12 कैसे बना होगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हुआ जो मैं बता देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं और बटे में करते हैं 3, मतलब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम 4 2 जा होगा यहाँ पर 8। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा 8 का मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। यहाँ कर सकते 8 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन यानी डिवाइड करोगे 2 का तो इक्वल जो भी आएगा वो नीचे वाला होगा। तो 2 4 जा 8 4 3 जा होता है 12 प्यारे दोस्तों। यहाँ इसी प्रकार आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 15 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैं x मान लूंगा और यहाँ पर डिवाइड करना है हम लोगों को 5 से इससे डिवाइड करेंगे हम लोग तो बराबर में हमारे पास निकल कर आएगा 9। तो यहाँ पर 5 3 जा होगा 15। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 9 और x का वैल्यू चाहिए प्यारे साथियों 9 अपॉन होगा 3 मल्टीप्लाई का 3 इधर डिवाइड में जाएगा 3 3 जा 9। तो इस प्रकार x इक्वल टू बनेगा हमारा 3। यहाँ पर प्यारे साथियों हमें रखना पड़ेगा 3। तो यानी 3 हमें दिखाई दे रहा है सी वाले ऑप्शन में। सी इज राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बट अगले प्रश्न में लिखा है प्यारे दोस्तों इनमें से कौन लीप ईयर है। प्यारे साथियों बड़ा आसान क्वेश्चन है। लीप ईयर कैसे किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होगा। और 4 से विभाजित कौन सी संख्या होती है जिसके अंतिम 2 अंक, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या फिर उन अंतिम 2 अंक में 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए उसे हम लोग लीप ईयर करेंगे।
पूरी संख्या में आप लोगों को 4 का डिवाइड नहीं करके देखना है, अंतिम दो संख्या को 4 का भाग लगाकर देखोगे। यहाँ पर 82 4 से डिवाइड नहीं है, यहाँ पर 45 भी 4 से डिवाइड नहीं है, यहाँ पर 78 भी 4 से डिवाइड नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों जो अंतिम दो अंक हैं 0 और 4, 0 4 में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं, 0 का भाग 0 में लगा 0 टाइम जाता है और 4 एक हम 4 एक बार जाएगा, इसलिए इसके अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। तो इस प्रकार इसे हम सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा है एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीटें हैं, इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं। प्यारे साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन यानी क्रमचय और संचय से प्यारे साथियों, और इसे सोल्व करने के लिए 4 खाली सीटें हैं, इस पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो प्यारे साथियों मैं मान लेता हूं एक सीट ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इन 4 सीटों पर 4 आदमी को बिठाना है, तो ये वाली जो सीट होंगी पहली सीट प्यारे साथियों 4 आदमी में से कोई भी बैठ सकता है, यानी पहली सीट पर 4 तरह से लोग बैठ सकते हैं। अब एक आदमी जब यहाँ फिक्स हो जाएगा तो दूसरी सीट पर कितने लोग बचे, 3 बचे हुए 3 आदमी या 3 प्रकार से बैठ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 2 प्रकार से और यहाँ 1 प्रकार से। तो प्यारे साथियों इन सब का मल्टीप्लाई ही आपका उत्तर है। यहाँ पर 4 3 जा 12 और 12 2 जा होता है 24, 24 1 जा 24, यानी 24 तरीके से ये चारों सीटों पर 4 आदमी 24 तरह से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमारे पास लिखा यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर को कहा जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को 4 दिशाएं और उनकी उप दिशाएं, 4 उप दिशाएं होती है प्यारे साथियों, इनका ज्ञान होना जरूरी है। ये वाली दिशा पूर्व होती है, आप सभी जानते होंगे। ये वाली दिशा पश्चिम होगी, ऊपर उत्तर होगी और नीचे होगा प्यारे साथियों दक्षिण। यहाँ पर इसे हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसे हम लोग रियल में कहते हैं उत्तर पूर्व, इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व, और इसको कहेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। इस वाली दिशा को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये रियल में 4 दिशाएं और 4 उनकी उप दिशाएं होती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, अब यहाँ एक डायग्राम और मैं दिशाओं का बनाता हूँ, यहाँ से आपके उत्तर आएंगे, और इन चारों की उप दिशाएं भी हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर कहा गया प्यारे साथियों जो दक्षिण पूर्व था उसके स्थान पर पूर्व हो जाए। तो प्यारे साथियों दक्षिण पूर्व ये यहाँ पर था, तो यहाँ पर पूर्व बोला जा रहा है कि यहाँ पर तो पूर्व दिशा आ जाए। आगे क्या बोल रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रियल में कहाँ होता है प्यारे साथियों, यहाँ होता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, यानी कि यहाँ पर जो दिशा आएगी वो पश्चिम हो जाए। और यहाँ कहा गया दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा थी प्यारे साथियों, और इसको दक्षिण कहा जा रहा, इसको कहा जा रहा है दक्षिण। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है उसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो प्यारे साथियों दक्षिण दिशा के सामने होती है उत्तर, यहाँ पर ये वाली दिशा जो आएगी उत्तर होगी। अब हम लोगों को क्या करना होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर सेकंड में आंसर देने के लिए उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब उत्तर दिशा हमारी यहाँ थी, हमारी उत्तर दिशा ऊपर थी, इसके स्थान पर अब कौन सी दिशा आ जाएगी। तो प्यारे साथियों उत्तर और पश्चिम के बीच में आ चुका है जो हमारा उत्तर था, तो इसे कहेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। तो प्यारे साथियों उत्तर दिशा को हमने क्या कहा उत्तर पश्चिम, यानी इसका जो राइट उत्तर बनेगा वो उत्तर पश्चिम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर 4 दिशा उप दिशाएं अच्छे से बनाना आती है तो उसी पर आधारित है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा साथियों, ए का कद
छोटा है बी से परंतु सी से लंबा है, डी का कद छोटा है ए से परंतु सी से लंबा है, तथा ई का कद छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। तो सबसे छोटा कद किसका है? रीजनिंग से क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बड़ा आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों अभी आगे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आने वाले हैं जो आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरे सेशन में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ए का कद छोटा है बी से, मतलब प्यारे साथियों जो बड़ा होगा हम उसे ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया प्यारे साथियों ए का कद छोटा है बी से, मतलब बी से छोटा ए है इसलिए ए को बी से नीचे लिखा जाएगा, मतलब बी बड़ा होना चाहिए ए से। फिर कह रहा है परंतु, परंतु का मतलब किंतु परंतु और एवं तथा इन सब का मतलब होता है प्यारे साथियों पहला आदमी, कि जो ए है वो बी से तो छोटा है परंतु इसका मतलब यही ए सी से लंबा होगा, मतलब ये वाला जो ए है ये सी से लंबा होगा इसलिए सी को यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है डी का कद छोटा है ए से। प्यारे साथियों ए से छोटा कौन होगा? डी, मतलब डी जो होगा वो ए से नीचे लिखा जाएगा। और बोला गया आगे परंतु, परंतु का मतलब यही पहला आदमी डी सी से लंबा है, मतलब ये जो डी है वो सी के तो ऊपर लिखा जाएगा और ए के नीचे लिखा जाएगा। आगे में अगर बात करूं तथा ई का कद छोटा है बी से, ई का कद जो होगा वो बी से छोटा होगा तो बी के नीचे ई को लिखेंगे किंतु, किंतु का मतलब वही ई आपका ए से लंबा होगा, मतलब ए के ऊपर लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा कद किसका है ये पूछा गया, तो हमने जो लिखा सबके ऊपर, यानी ऊपर वाले सब बड़े हैं और नीचे वाले सब प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं छोटे हैं। यहाँ सबसे छोटा कद पूछा गया तो सी का कद सबसे छोटा निकल कर आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। बड़ा आसान, आप लोगों को करने के तरीके बहुत सारे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसा तरीका आप लोगों को यूज करना है जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आगे बात करते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा साथियों, और ये प्रश्न आपका डाइस से यानी पासा से है। दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताएं कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा होगा, मतलब आपको ए के विपरीत बताना है। ए के विपरीत सतह पर क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका आंसर तो मैं आपको सेकेंड में बता सकता हूं। ए के विपरीत क्या नहीं हो सकता, तो जो ए के निकटवर्ती सतह पर दिखाई दी गई सतहें हैं ये ए के विपरीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं दे सकती है। तो ए के विपरीत बी और एफ नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा और आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा उत्तर। आगे अगर बात करें तो ए के विपरीत सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी निकटवर्ती सतह पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी आपका आंसर गलत होगा। तो प्यारे साथियों ए के विपरीत जो सतह पर होगा वो डेफिनेटली बी वाला ऑप्शन होगा, यानी डी। अब आप समझ सकते हैं जहां डी दिखाई दे रहा है वहां निकटवर्ती सतह पर ए नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ डी दिखाई दिया तो ए यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप आराम से यहाँ पर पहले और दूसरे पासा में कोई सा भी एक रूल लगा सकते हैं। जैसे इस पासा में और इस पासा में ए यहाँ पर कॉमन है, कॉमन वाला रूल भी हम निकाल सकते हैं। ए यहाँ पर कॉमन है, दूसरे पासा में भी ए कॉमन है। अब ए से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर बी मिला, और बी से घड़ी की दिशा में फिर जाएंगे प्यारे साथियों तो एफ मिला। आगे फिर अगर हम बात करें तो ए से घड़ी की दिशा में दूसरे पासा में ई मिला, और इस प्रकार अगर बात करूं ई से घड़ी की दिशा में हमें सी मिला। तो यहाँ पर एफ के विपरीत सी है, बी के विपरीत ई है, और ए के विपरीत जो बचा हुआ है प्यारे साथियों हमारा डी, ये आपका उत्तर होगा।
तो इस प्रकार भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब बचे हुए सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से हैं, और करंट अफेयर्स प्यारे साथियों ध्यान पूर्वक देखना, और सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि करंट अफेयर्स में प्यारे साथियों वर्तमान घटनाएं तो हम लोगों ने कवर करेंगे ही, प्लस आपका स्टैटिक जीके का 360 डिग्री हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा है प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। प्यारे साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय नर्स, एक ना एक डे आपकी एग्जाम में जरूर आता है, तो ये दिवस आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अब आगे अगर बात करें कि इस प्रश्न से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, तो प्यारे साथियों जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्यारे साथियों प्रतिवर्ष 12 मई को ये मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना प्यारे साथियों, अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में इन्होंने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना करी थी। मतलब प्यारे साथियों इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ही अपना योगदान दिया है, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर हर साल 12 मई को ये विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का जो थीम था ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नर्सेस ए वॉइस टू लीड ए विजन ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर, ये वाली थीम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में डे और उसकी थीम में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अब आगे में अगर बात करूं प्यारे साथियों, अभी मई मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो मनाए गए हैं उनको हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। आगे बात करूं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, और 11 मई को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे आपको याद रखना है 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, और 13 मई को अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस आप लोगों को याद रखना। 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों ये थे मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आप लोगों को रिवीजन करने हैं। चीजें बार बार रिवीजन करने से ही याद होती हैं। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है। मतलब प्यारे साथियों जो नेपाल में एक पर्वत का नाम है माउंट पुमोरी, इसको फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बलजीत कौर। प्यारे साथियों आगे में अगर बात करूं तो ये जो बलजीत कौर हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं। याद रखना कि बलजीत कौर ने प्यारे साथियों अगर बात करूं तो नेपाल का जो माउंट पुमोरी जो पर्वत है इसे फतह किया हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से हैं ये। और आगे बात करो तो इनके साथ एक और लेडी है प्यारे साथियों राजस्थान की गुणबाला। आपको याद रखना है प्यारे साथियों, एक तो बलजीत कौर और उसके बाद राजस्थान की गुणबाला, इन दोनों ने नेपाल का जो माउंट पुमोरी पर्वत है इसको फतेह करने वाली पहली महिला बनी। प्यारे साथियों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली महिला। और जो भी पहला काम होता है प्यारे साथियों भारत का, विश्व का, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
आगे अगर बात करूं प्यारे साथियों कि जो बलजीत कौर थी, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा, इन दोनों ने ये जो पर्वत है माउंट कुमोरी, इसकी जो ऊंचाई है ये भी याद रख सकते हैं 1761 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने चढ़ाई की है प्यारे साथियों, और इन्होंने भारत का ध्वज फहराकर देश का नाम रोशन किया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो ये जो प्यारे साथियों, आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आगे मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो प्यारे साथियों ये जो बलजीत कौर थी ये हिमाचल प्रदेश से हैं, और कुछ डिटेल हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी सीएम, आपको याद रखना जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है प्यारे साथियों बंडारू दत्तात्रेय, इनका नाम आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी प्यारे साथियों धर्मशाला और शिमला, दो राजधानी है प्यारे साथियों यहाँ की। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है कैपिटल धर्मशाला और शिमला। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है प्यारे साथियों? अभी हाल ही में कुछ मिशन, कुछ अभियान, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है प्यारे साथियों, इसमें बहुत राज्य सरकारों ने अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं शुरू की है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी योजना आपकी, जैसे कि रेलवे एसएससी हुआ प्यारे साथियों, बहुत सारी जो एग्जाम है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, इनमें बन सकता है। तो प्यारे साथियों मिशन हौसला इस अभियान की जो शुरुआत की है प्यारे साथियों वो की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस अभियान की शुरुआत की है। आगे में अगर आप लोगों से बात करूं, उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने प्यारे साथियों कोविड-19 अभी बहुत ज्यादा चल रहा है प्यारे साथियों, इसको रोकने के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से इस मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर बात करें प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की, इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तीरथ सिंह रावत। आप लोगों को याद रखना तीरथ सिंह रावत हैं प्यारे साथियों। आगे बात करें उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, वो है प्यारे साथियों बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल है। उत्तराखंड की अगर बात करूं प्यारे साथियों राजधानी यानी कैपिटल, तो आपको याद रखना है देहरादून यहाँ की कैपिटल है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? प्यारे साथियों 7 मई को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्यारे साथियों इसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। यह आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में प्यारे साथियों, तो ये जो है सीमा सड़क संगठन, ये भारत के सीमाओं एवं उत्तर पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं प्यारे साथियों, इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वहां पर सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। आगे अगर बात करें प्यारे साथियों, जो सीमा सड़क संगठन है, इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना ये रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़कों का निर्माण करती है प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। आगे अगर पूछा जाए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन प्यारे साथियों ये क्या करती है? ब्रिज का निर्माण करती है, सरफेसिंग, फॉर्मेशन, कटिंग एंड रीसरफेसिंग जैसे काम ये करती है। आगे अगर बात करूं मैं सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं, इनका नाम याद रखना राजीव चौधरी। प्यारे साथियों इनका नाम है राजीव चौधरी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन का जो हेडक्वार्टर है, ये याद रखना आप लोगों को न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो सीमा सड़क संगठन है प्यारे साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई। तो ये इतनी बात यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। आप इस पर लिख सकते हैं आईएमपी प्रश्न, क्योंकि प्यारे साथियों करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो ये इम्पोर्टेंट है। इसकी हम बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर निकाल कर हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगले प्रश्न में लिखा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? दुनिया की पहली बनी है प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार, सर्वाधिक 25 बार चढ़कर दुनिया की पहली पर्वतारोही ये बनी है। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये है कामी रीता शेरपा। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है कामी रीता शेरपा ने 1994 में प्यारे साथियों 51 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार फतेह हासिल की थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 1994 51 ईयर की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली फतेह हासिल की थी। तब से ये क्या हो रहा है प्यारे साथियों, हर साल ये माउंट एवरेस्ट की यात्रा कर रही हैं। आगे अब हम अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट अति महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। प्यारे साथियों, ये कहां पर है तो आपको बताना होगा। नेपाल इसका स्थान है, नेपाल में अवस्थित है प्यारे साथियों। और ये हिमालय पर्वतमाला का भाग है। आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का भाग है या नहीं, तो आपको बताना है बिल्कुल है। आगे अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है प्यारे साथियों, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1930 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक भी रहे थे। तो इनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट भी याद रखना है। इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट इसका नाम पड़ा है। प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट नाम पढ़ने से पहले इसे चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता था। तो यह आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है चोटी 15। आगे अगर बात करें, 1954 ईस्वी में इसकी ऊंचाई का मापन किया गया। तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ज्ञात की गई थी। प्यारे साथियों, पहली बार जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 1954 में जब मापी गई थी तो ऊंचाई थी 8,848 मीटर। परंतु हुआ क्या प्यारे साथियों, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 5 मई 1999 को जीपीएस उपग्रह के प्रयोग द्वारा इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि भी की थी। तो प्यारे साथियों, या तो आपके सामने एग्जाम में आ सकता है ऊंचाई बताओ माउंट एवरेस्ट की 8,848 या फिर 8,850, या फिर इसके बाद हुआ क्या था 2020 में 30 सदस्यीय चीनी व नेपाली सर्वेक्षण दल ने संयुक्त रूप से इसकी जो ऊंचाई बताई थी प्यारे साथियों 8,848.86 मीटर। तो इन तीनों डाटा में से आप जो भी आपकी एग्जाम में रहेगा एक वही आपका सत्य होगा। आगे अगर बात करूं मैं आप लोगों से, माउंट एवरेस्ट के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है प्यारे साथियों। अन्य नाम माउंट एवरेस्ट का जो है प्यारे साथियों, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम कौन सा अगर पूछा जाए, पृथ्वी का दूसरा ध्रुव। आगे अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त नेपाल में प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है।
तो ये इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम भी आप याद रख सकते हैं। आगे मैं और इम्पोर्टेंट बात करूं प्यारे साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर कुछ पर्वतारोही गए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का क्रम सन 1953 में शुरू हुआ। मतलब प्यारे साथियों पर्वतारोहियों ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले आदमी थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे। तो आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बताओ विश्व के कौन है, तो प्यारे साथियों 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की यात्रा की और ये पहले व्यक्ति बने वर्ल्ड के। जुंको तेवई, जुंको तबई का नाम आपको याद रखना, और ये जापान से है प्यारे साथियों, और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। वर्ल्ड की पहली फीमेल अगर पूछा जाए जुंको तबई है प्यारे साथियों, ये जापान से है और 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। आगे और अगर मैं बात करूं बछेंद्री पाल के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की पहली महिला बताओ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल प्यारे साथियों 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। आगे और अगर बात करूं मैं आप लोगों से, फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। प्यारे साथियों बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ, तो फू दोरजी, इनका नाम आप लोगों को याद रखना। ये 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। प्यारे साथियों वैसे तो पर्वतारोहियों का अलग अलग रिकॉर्ड बहुत सारे इन यहाँ पर माउंट एवरेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने संभव थे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लेकर आया था। बाकी आप बहुत सारे आगे पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर आज की क्लास नंबर 8 थी, अगली हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 9। तो प्यारे साथियों अगली क्लास इससे भी बेहतर क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोग यदि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े यानी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगली क्लास के नोटिफिकेशन के लिए क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर। प्यारे साथियों कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है प्यारे साथियों, तो एक छोटा सा काम आपको हमारे लिए करना होता है, लाइक एंड शेयर। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों आगे इससे भी बेहतर क्लासें हम आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करते रहिए। प्यारे साथियों रेगुलर निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।